वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल की भौतिक प्रदेशों के बारे में। यानी कि आज हम बिल्कुल नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजियोग्राफी। और इसमें ऑब्वियसली हम पूरा इसको देखेंगे, पहले इसका विभाजन कि कैसे कैसे राजस्थान को विभाजित किया गया है भौतिक प्रदेशों में, और उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान के जो ये भौतिक प्रदेश बनाए गए हैं इन भौतिक प्रदेशों को आगे किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि ये विभाजन की प्रक्रिया, जो भौतिक प्रदेशों में विभाजन की प्रक्रिया है, ये किसने प्रारंभ की, राजस्थान में इस तरह का अध्ययन किसने शुरू किया। तो सबसे पहले इस तरह का प्रयास किया था प्रोफेसर वीसी मिश्र ने 1968 में, यानी सबसे पहले 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्र ने ये प्रयास किया था और इन्होंने राजस्थान को 7 प्रदेशों में विभाजित किया। अब अगर इन 7 प्रदेशों की बात करें तो ये जो 7 प्रदेश थे, इन्होंने जैसे नहरी सिंचित क्षेत्र, जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, इसे इन्होंने कहा कि ये नहरी सिंचित क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो इन्होंने कहा कि ये कृषि औद्योगिक प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने कहा ये कृषि प्रदेश है। इस तरीके से इन्होंने इसको विभाजित किया। तो उसके बाद ये कहा गया कि इनका जो विभाजन है, ये जो 7 प्रदेशों में राजस्थान को बांट रहे हैं, ये भौतिक प्रदेश नहीं है बल्कि आर्थिक प्रदेश है। क्योंकि नहरी सिंचित क्षेत्र तो सिंचाई मतलब कृषि से रिलेटेड चीज है, और कृषि एक आर्थिक क्रिया है ना कि एक भौतिक क्रिया है। ठीक है। भौतिक प्रदेशों के हिसाब से तो हमें जो प्राकृतिक रूप से हमें पृथ्वी मिल रही है उसके हिसाब से हम उसको देखते हैं, जलवायु क्या है, मृदा क्या है, चट्टाने क्या है, इसके हिसाब से। लेकिन इन्होंने जो विभाजन किया वो आर्थिक प्रदेश हो गए, तो इस विभाजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद प्रोफेसर रामलोचन सिंह है, आरएल सिंह, इन्होंने 1971 में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया और इन्होंने इसको 2 बड़े प्रदेशों में, फिर 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। यानी कि राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार, इस तरीके से 2 इन्होंने विभाजन किए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, और उसको फिर आगे डिवाइड किया 12 सबसे छोटे लघु प्रदेशों में। लेकिन इन्होंने जो ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1971 में, तो ये भारत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और भारत के भौतिक प्रदेशों के आधार पर राजस्थान को 2 हिस्से प्राप्त हुए। तो इस वजह से इनका जो विभाजन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया कि बिल्कुल राजस्थान स्पेसिफिक, राजस्थान की माइक्रो लेवल पे स्टडी ये नहीं करता है, और इसलिए इसको भी नकार दिया गया। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि प्रोफेसर वीसी मिश्र ने राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा था, तो ये 7 प्रदेशों में बांटा था। या पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले किसने बांटा था, तो प्रोफेसर वीसी मिश्र ने बांटा था। तो 2 ये विभाजन आए थे 1968 का और 1971 का, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। आगे हम बात करें, इसके बाद एक विभाजन प्रस्तुत किया 1994 में तिवारी और सक्सेना महोदय ने। 1994 में ये दोनों की जोड़ी जो थी, तिवारी और सक्सेना, जिनकी बुक भी चलती है, अभी आपने हरिमोहन सक्सेना के नाम से मार्केट में देखी होगी, तो इन्होंने ये विभाजन प्रस्तुत किया राजस्थान का, और राजस्थान को 4 प्रदेशों में इन्होंने बांटा। और यही वो विभाजन है जो बेसिकली हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के रूप में, यानी ये मानवीय विभाजन है। 1994 में इन्होंने प्रस्तुत किया था और 4 प्रदेशों में इन्होंने राजस्थान को बांटा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क रेतीला मैदान, ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश और मध्य पहाड़ी प्रदेश जो हमारा अरावली वाला हिस्सा है। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश जो हमारे नदियों का जलोढ़ मृदा का मैदान है, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। आगे अगर हम इसे नक्शे पर प्लॉट करें तो इन्होंने पूरे राजस्थान को इस तरीके से, एक सेकेंड, ये हो गया मरुस्थलीय प्रदेश या रेतीला मैदान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बीच में आ गया अरावली व मध्य पहाड़ियां प्रदेश। ठीक है। इसके बाद ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती, और ये है पूर्वी मैदान यानी कि नदियों का जलोढ़ मृदा का मैदान जहां पे नदियां बहती है। तो इस तरीके से राजस्थान के इन्होंने 4 भाग किए। हालांकि इन चारों को भी आगे विभाजित किया है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है किसने प्रस्तुत किया था, तिवारी सक्सेना महोदय ने 1994 में प्रस्तुत किया था। अब इन अलग अलग विभागों की हम चर्चा करें तो पहले तो ओवरऑल इनकी एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश
प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल आता है। किसके अंदर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल आता है। अरावली के अंदर हम बात करें तो राजस्थान का 9% क्षेत्रफल आता है। पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत राजस्थान का 23% क्षेत्रफल आता है। और हाड़ौती के पठार की बात करें तो राजस्थान का 6.89% क्षेत्रफल आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्रफल, 2/3 कितना होता है? 66 के लगभग होता है, तो लगभग 2/3 या हम बोल सकते हैं 60% से ज्यादा क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आ रहा है? मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, यानी मरुस्थलीय हिस्सा है, इसलिए राजस्थान को एक मरुस्थलीय राज्य माना जाता है। ठीक है। अरावली की बात करें तो अरावली के अंतर्गत राजस्थान का 9% हिस्सा है और इसी वजह से यहाँ पर इतने ज्यादा खनिज मिलते हैं कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर यानी कि म्यूजियम ऑफ द मिनरल्स कहा जाता है। फिर आ गया पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में राजस्थान का 23% क्षेत्रफल आता है। और अगर हम बात करें हाड़ौती की तो हाड़ौती के पठार में 6.89% राजस्थान का क्षेत्रफल आता है, जो कि बेसिकली किसका हिस्सा है? ये दक्कन के पठार का हिस्सा माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें जनसंख्या की तो इसके अंतर्गत कितनी जनसंख्या किसकी आती है? तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। हम देखेंगे अभी कौन कौन से मरुस्थलीय जिले हैं, तो 12 जिलों को मरुस्थलीय जिला माना गया है। तो उन 12 जिलों की जनसंख्या निकालें। राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 में से 12 जिले, तो राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या मरुस्थल में रहती है। और किसी भी मरुस्थल में रहने वाली ये सर्वाधिक आबादी है, यानी सबसे आबाद मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जिसके अंतर्गत जहाँ इतनी सारी जनसंख्या रह रही है। अरावली की बात करें तो राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है। पूर्वी मैदान की बात करें तो राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या पूर्वी मैदान में ईस्टर्न प्लेन में निवास करती है। और हाड़ौती की बात करें तो राजस्थान की 11% जनसंख्या हाड़ौती में निवास करती है। सबसे कृषि की दृष्टि से राजस्थान में सबसे अच्छा क्षेत्र पूर्वी मैदान है। नदियों का पानी है, नदियों की जलोढ़ मृदा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए जनसंख्या भी 39% है। 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या। और इसी वजह से राजस्थान का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र कौन सा भौतिक प्रदेश है? पूर्वी मैदान। कृषि कार्य की वजह से, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे भारत में ही लगभग अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। राजस्थान लगभग हमारी जो 3/4 जनसंख्या है वो किस में रहती है? कृषि कार्यों में रहती है। तो कृषि एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आर्थिक जो है क्षेत्र होता है, जिसके अंदर जनसंख्या को रोजगार मिलता है। इसके अलावा जीडीपी में योगदान रहता है। तो इसलिए जनसंख्या के आधार पर पूर्वी मैदान सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे हाड़ौती आता है। हाड़ौती में पठार में काली मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास की, गन्ने की और भी सारी फसलें अच्छी होती हैं और स्पेशली यहाँ पे चंबल और उसकी सहायक नदियां भी बहती हैं। इसलिए हाड़ौती में भी 6.89% लगभग 11% जनसंख्या 6.89% क्षेत्रफल पर रह रही है। तो सबसे घने बसे हुए के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा घना बसा हुआ है पूर्वी मैदान, दूसरे नंबर पे हाड़ौती, तीसरे नंबर पे अरावली और चौथे नंबर पे मरुस्थलीय प्रदेश। और लेकिन अगर हम पूरे विश्व में मरुस्थलों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा घना बसा हुआ मरुस्थल है जो थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आगे हम चले कि राजस्थान के ये जो चारों प्रदेश हैं, इसमें इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो उच्चावच के आधार पर महान मरुभूमि है, पथरीला मैदान है, लघु मरुस्थल है और अर्धशुष्क मैदान है। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन सी चीज क्या है। और शुष्कता के आधार पर राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला मैदान और अर्धशुष्क स्टेपी क्षेत्र। जो शुष्क रेतीला मैदान है इसको फिर दोबारा 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त मैदान और बालू का स्तूप मुक्त मैदान। और नीचे हम देखें अर्धशुष्क स्टेपी या बांगड़ प्रदेश को, तो इसके अंतर्गत राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा गया है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी नदी बेसिन। एक बार इसको जरा हम अगर नक्शे पर देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसी नक्शे पर इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया।
लगभग इस तरीके से, ठीक है। इसका पश्चिम का हिस्सा ये है शुष्क रेतीला मैदान, और ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, या इसको बोला जा सकता है स्टेपी या बांगड़। इसके अलग अलग नाम है, स्टेपी प्रदेश या बांगड़ प्रदेश, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन से वो दो हिस्से हैं? जैसे अगर हम बात करें, इसके बीचों बीच एक त्रिकोण की स्थिति बनती है, और इस त्रिकोणीय हिस्से में बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून्स नहीं मिलते हैं। क्या होता है बालू का स्तूप, अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाहर का जितना हिस्सा है, ये तो हो गया बालू का, इस तरीके से बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और हम बात करें इसके बाहर का जितना जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है, जहां पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और अर्धशुष्क जो मैदान है इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर का घग्गर का मैदान, जिसके अंतर्गत श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं, घग्गर का मैदान, ठीक है। इसके नीचे जो हिस्सा है ये कहलाता है शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये नागौरी उच्च प्रदेश कहलाता है, और सबसे नीचे आता है लूनी बेसिन। तो इस तरीके से इसको अर्धशुष्क मैदान और शुष्क रेतीले मैदान में बांटा गया, और अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में बांटा गया और शुष्क रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है और इनका विभाजन है। आगे हम इसमें बात करें तो इसमें आप देखोगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की एक बार एक जनरल हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है, किन लैटिट्यूड्स के बीच में है। तो जैसे हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, सारे अक्षांश उत्तर में चलेंगे, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये स्थित है। और देशांतरों की चर्चा करें तो आपको पता ही है राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु क्या था? कटरा गांव जैसलमेर। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। लंबाई पर आजकल इन दिनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई है 640 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है पश्चिम से पूरब 300 किलोमीटर। लंबाई मतलब श्रीगंगानगर से लेकर नीचे तक उत्तर से दक्षिण लंबाई 640, और हम बात करें इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूरब तो वो 300 किलोमीटर है। तो ये एग्जाम में इन दिनों पूछे जा रहे हैं। आगे हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हम बात करें ये अगर विश्व में इसकी तुलना की जाए तो गर्म मरुस्थलों में हॉट डेजर्ट्स में ये 9वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार। 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सभी मरुस्थलों में अगर चर्चा करें तो 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। गर्म मरुस्थलों में पर्टिकुलरली चर्चा करें तो 9वां है, और टोटल हम बात करें तो 17वां बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? ये थार का जो मरुस्थल है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर अरावली के समानांतर हम बात करें कि भाई क्या इसकी सीमाएं हैं, तो आप देख सकते हो कि अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये अरावली के ऊपर, अरावली के पश्चिमी ढाल पर कोई भी पहाड़ होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये इसका पश्चिमी ढाल हो गया, ये इसका पूर्वी ढाल हो गया। तो अरावली के पश्चिमी ढाल पर 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा की समवर्षा रेखा है। समवर्षा रेखा क्या होती है? ऐसी काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ती है। जैसे मैं मान लो बात करूं कि 4 स्थान है A, B, C, D, चारों पर मान लो 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा हो रही है। तो इन चारों को जो रेखा जोड़ देगी उसे हम क्या कहेंगे? समवर्षा रेखा, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम आइसो हाइट, ठीक है। तो आइसो हाइट जो है
वो 50 सेंटीमीटर की स्थित है किसके ऊपर, अरावली के पश्चिमी ढाल पर, और उसके पश्चिम का हिस्सा मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। तो इसकी पूर्वी सीमा क्या हो गई मरुस्थलीय प्रदेश की, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये पूरी क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, पाकिस्तान के साथ बनती हुई सीमा है। तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये क्या बनाती है, इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सी इसकी सीमाएं हैं, तो अरावली के समानांतर अरावली के ऊपर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा स्थित है। अरावली के पश्चिमी ढाल पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार रेड क्लिफ रेखा और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के मध्य में है। आगे हम चले तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो मैंने आपको बताया था 12 रेगिस्तानी जिले हैं, जिनमें से 6 पूर्णतः रेगिस्तानी जिले हैं कि जो कंप्लीटली रेगिस्तानी है। कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो बिल्कुल पश्चिम के 6 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये पूर्णतः रेगिस्तानी जिले हैं। और आंशिक रेगिस्तानी जिलों की बात करें तो आंशिक रेगिस्तानी जिले में एक तो शेखावाटी आ गया और नीचे पाली, जालौर, नागौर आ गया। यानी आंशिक रेगिस्तानी जिलों की हम चर्चा करें तो सीकर, झुंझुनू और चूरू, इधर नागौर आ गया, पाली आ गया, जालौर आ गया और नागौर आ गया। ठीक है, तो ये आंशिक रेगिस्तानी जिले हैं, शेखावाटी, नागौर, पाली और जालौर। और ये जो सीमा है ये क्या है, ये हमारी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सीमा है। इसके इधर अरावली स्थित है, लगभग कुछ इस प्रकार से, है ना। और ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। तो ये हमारे रेगिस्तानी जिले हो गए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लास में कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि इंपॉर्टेंट मैंने बताई तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपको सारी सुविधा अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो वहां पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करें तो राजस्थान में जो ये थार का मरुस्थल है, ऐसा माना गया, भाई हमने गोंडवाना लैंड की थ्योरी पढ़ी है कि पहले एक पूरा जो है पृथ्वी पे हम बात करें तो पृथ्वी पे एक पूरा लैंड था, यानी कि जितने भी हमारे आज महाद्वीप है वो सब जुड़े हुए थे और जितने भी महासागर हैं वो भी जुड़े हुए थे। तो महाद्वीप को हम बोलते थे पेंजिया, ये है पेंजिया, और जितना महासागर है आज उसको हम बोलते थे पैंथलासा। ठीक है, पेंजिया और पैंथलासा। इसका जो ऊपरी हिस्सा था ये कहलाया लॉरेंशिया, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है, भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत में हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। हिमालय और मैदानी जो क्षेत्र है वो तो नवनिर्मित क्षेत्र है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था प्रायद्वीपीय भारत। तो हम जो बात कर रहे हैं अरावली की, या हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की, वो सब किसका हिस्सा थे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा और कौन कौन थे, एक तो था दक्षिणी अमेरिका, जो आज हमें दक्षिणी गोलार्ध में नजर आते हुए महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये किसके हिस्से थे, गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। तो इसीलिए जो सहारा का मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, कहां पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। तो ऐसा माना गया कि जब अफ्रीका और भारत ये सब क्षेत्र जुड़े हुए थे तो उस समय जो है ये एक ही मरुस्थल था, एक साथ स्थित मरुस्थल था। इसलिए बोला जाता है कि राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल ग्रेट अफ्रीकन पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, पैलियो आर्कटिक क्यों बोल रहे हैं, ऐसा माना गया कि पहले जो ये पूरी गोंडवाना लैंड की हम बात कर रहे हैं तो गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में भी कहां पर स्थित था, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। दक्षिणी ध्रुव जो पहले स्थित था, जिस समय ये पेंजिया हुआ करता था, तो दक्षिणी ध्रुव की स्थिति अफ्रीका के डरबन में थी। अफ्रीका का जो डरबन है एकदम दक्षिणी क्षेत्र में है, तो वहां पर जो है दक्षिणी ध्रुव हुआ करता था। अभी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है। तो उस समय ये पूरा एक ठंडा मरुस्थल था। तो ये ग्रेट अफ्रीकन पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का हिस्सा है हमारा थार का मरुस्थल। कई बार स्टेटमेंट के रूप में दे देंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो ये कथन सत्य होगा। ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, आगे हम चले इसमें
तो आगे आ गया इसमें क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बता ही दिया, राजस्थान का लगभग 2/3 क्षेत्रफल इसके अंतर्गत है 61.11%, और राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या, पर्टिकुलरली देखें तो 39.84% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सबसे आबादी वाला मरुस्थल है विश्व का ये, और विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। जनरली मरुस्थलों में किसी तरह की वनस्पति नहीं पाई जाती, लेकिन हमारे यहाँ खेजड़ी, रोहिड़ा, ऐसे बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र मरुस्थल है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा जैसे पशु भी मिलते हैं, तो ये काफी जैव विविधता वाला है। ढाल की बात करें, किसी भी क्षेत्र का हमें जब ढाल पता करना हो तो हमें वहां पर बहती हुई नदियां देखनी चाहिए कि नदियां किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही हैं। और इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी, और लूनी निकलती है अजमेर से, और इस प्रकार से अजमेर से निकलकर कुछ यूं बहती है लूनी। ठीक है, तो जो लूनी नदी है कहां से कहां बह रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका ढाल कहां से कहां की ओर है? इसका ढाल है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या हम बोल सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। नदी ऊपर से उतर रही है और ऊपर से पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 150 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कुछ क्षेत्र ज्यादा ऊंचे हैं, जैसे इस क्षेत्र में हम बात करें तो नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि जो कहां पर स्थित है? अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश में स्थित है, वो लगभग 500 मीटर ऊंची है। इस क्षेत्र में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो डोरा पर्वत है, जालौर के अंतर्गत जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। ये सारी चीजें अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये 150 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की पश्चिम की ओर घटती रहती है, वही ढाल वाली बात है। तो इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इस प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी है, और लूनी पूरे इसकी जो मरुस्थलीय प्रदेश की गंगा कहलाती है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसका निर्माण किससे हुआ है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के कारण हुआ है। जनरली मानसूनी पवनें वर्षा करती हैं, लेकिन इस मरुस्थल का निर्माण मानसूनी पवनों के कारण हुआ है। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो मानसूनी पवनें हैं ये अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, है ना। इसको हम जब जलवायु पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में आपको इसको समझाऊंगी। यहाँ पर कई प्रकार की घासें पाई जाती है, जैसे सेवण घास, अभी हम पढ़ेंगे लाठी सीरीज में सेवण घास, और इसके अलावा तुर्टिगम घास यहाँ पे पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे कई तरह के वृक्ष, कैर, बेर, खेजड़ी, नागफनी यानी कैक्टस, कीकर, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। फिर हम बात करें बालू का स्तूपों की, तो यहाँ से एक मुख्य क्वेश्चन जो बनता है बालू का स्तूपों में बनता है। बालू का स्तूप होते क्या है? बालू का ढेर होता है। जो बालू होती है, जब वो एकदम ढीली मिट्टी होती है तो हवा के साथ उड़ती रहती है और कहीं कहीं जाके इकट्ठी हो जाती है, तो उस बालू के ढेर को हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप मतलब बालू का ढेर या टीला, है ना। इसके निर्माण में, इसका निर्माण कैसे होता है? पवने एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को उड़ा के ले जाती हैं, यानी यहां से पवने ने मिट्टी को उठाई और दूसरी जगह जाकर जमा कर दिया। तो अपर्दन और निक्षेपण, जहां से मिट्टी हटी उसे हम क्या बोलेंगे? अपर्दन, और जहां पर मिट्टी जाकर जमा हो गई उसे हम क्या बोलेंगे? निक्षेपण। तो ये बालू का स्तूप के निर्माण में अपर्दन और निक्षेपण, इरोजन और डिपोजिशन प्रक्रियाओं का योगदान होता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कब होता है? तो जब सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं, वही मौसम है। जुलाई के बाद राजस्थान में लगभग मानसून आता है तो मिट्टी गीली हो जाती है, और गर्मियों में सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं। तो मार्च से जुलाई के बीच में जो है बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। बालू का स्तूपों की बात करें तो उनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं धोरे, और जो स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं, जो शिफ्ट होते रहते हैं, इस इधर उधर खिसकते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं धरियन। स्थानीय भाषा में इनको बोला जाता है धरियन। ठीक है, तो बालू का स्तूपों को स्थानीय रूप से बोलते हैं धोरे, और इनका जो खिसकते रहते हैं उनको बोला जाता है धरियन। सबसे ज्यादा कब शिफ्ट होते हैं? मार्च से जुलाई में शिफ्ट होते हैं। इनकी शिफ्टिंग की वजह से ही क्या होता है भाई, जो लू होती है, गर्मियों के दिनों में क्या चलती है? लू चलती है। लू की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब। लू की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब होती है। और इसी वजह से लू यानी कि वही आंधी वाले दिन जो होते हैं उसमें हवा के साथ ही ये शिफ्ट होते हैं, तो ये भी पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट होते हैं।
अब पूरब में इनको अरावली मिल जाती है और अरावली क्या करती है, अवरोध का काम करती है। लेकिन कई कई जगह अरावली को खनिजों के लिए इतना ज्यादा काट दिया गया है कि अब वहां पे अरावली अवरोधक का काम नहीं कर पाती। तो ये जो मिट्टी है ये उड़कर पूर्वी मैदान की तरफ, इनफैक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। इसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, मार्च ऑफ डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च। पूछा जाता है कि रेगिस्तान का मार्च क्या है। रेगिस्तान का मार्च है रेगिस्तान का विस्तार, कि रेगिस्तानी जो मृदा है वो उड़कर आगे पूरब की ओर पहुंच रही है, पूर्वी मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है, इससे रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है और इसे हम रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। तो धरियन के कारण ही क्या होता है, रेगिस्तान का मार्च होता है। आगे हम चर्चा करें, हमने बोल लिया इसको धोरे कहते हैं। अच्छा, इसमें हम बात करें कि जो हमने पढ़ा था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, तो हमने देखा था कहाँ गया बालू का स्तूप, यह है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है ना, बाकी का, और जो बीच के अंदर त्रिकोण क्षेत्र है वो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो पूरे प्रदेश में हम बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल लगभग 41.5% है, और बाकी जो क्षेत्रफल है इसका बालू का स्तूप जिसमें पाए जाते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो कितना बचेगा, 58.5%। तो इसमें हम बात करें कि जो बालू का स्तूप है इनको स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं, और रेतीले मैदान के लगभग 58.5% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो कि क्या है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 58.5%, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ये है 41.5%। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम चले बालू का स्तूपों के प्रकार, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप, या जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। बालू का स्तूप क्या होते हैं, मिट्टी के साथ बनते हैं। तो अगर ये लहरनुमा इस तरीके से बने हुए हैं, लहरनुमा बालू का स्तूप, और इनके बीच में से पवनें इस तरीके से इनके समानांतर गुजर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप या लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। जैसे मैं इनकी इमेजेस भी लेकर आई हूं अपने साथ, जैसे आप देखोगे ये लहरनुमा बालू का स्तूप है ना, इस तरीके से लहरें बनी हुई हैं। अगर इसमें पवनों की दिशा ये है, इनके बीच में से पवनें ऐसे चल रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। ठीक है, इसकी हम बात करें तो लहरनुमा होते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और पवनों के समानांतर बन रहे हैं। पवने देखो इनके बिल्कुल समानांतर, ये ऐसे बने हुए हैं और पवने इनके समानांतर चल रही हैं, तो पवनों के समानांतर बनते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर के रामगढ़ में मिलते हैं सर्वाधिक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, और इसके अलावा और कहाँ मिलते हैं, तो जैसलमेर में मिलते हैं, जोधपुर में मिलते हैं, बाड़मेर में मिलते हैं। अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। जोधपुर में हम जितने प्रकार के बालू का स्तूप पढ़ेंगे, 6 प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में, तो वो 6 के 6 प्रकार जोधपुर में मिलते हैं। लेकिन जैसे अनुदैर्ध्य की बात करें तो ऐसे सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। ये रेग प्रकार के मरुस्थलों में बनते हैं। रेग का क्या मतलब है, देखो 3 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। एक होता है हम्माडा, एक होता है अर्घ, और या इर्ग भी बोलते हैं, और या होता है रेग। अब ये देखो क्या होते हैं, हम्माडा का मतलब अगर कोई ऐसा मरुस्थल हो, मरुस्थल का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी प्रकार की वनस्पति ना हो, मरुद्भिद वनस्पति हो। मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट्स क्या होती हैं, ऐसी वनस्पति जो शुष्कता को सहन कर सकती है। ठीक है, तो यानी मरुस्थल का जो क्राइटेरिया है वो है शुष्कता का होना, है ना, यानी वर्षा कितनी भी हो, वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण हो जाए, पानी उड़ जाना चाहिए और शुष्कता रहनी चाहिए, और शुष्क वनस्पति मरुद्भिद वनस्पति पाई जानी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल। तो ऐसा भी मरुस्थल हो सकता है जहां चट्टानों मिट्टी ना हो, है ना, चट्टानी मरुस्थल हो। आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि ऐसे पहाड़ की जो एकदम खाली पहाड़ हो, चट्टान सा हो, बस खाली पड़ा हो, शुष्क हो, एकदम खुश्की सा, और मिट्टी भी नहीं हो वहां पे ज्यादा, तो बस वही मरुस्थल क्या कहलाता है, हम्माडा मरुस्थल कहलाता है, चट्टानी मरुस्थल। जो राजस्थान में हम बात कर रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, वहां पे बालू का स्तूप क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि वहां मिट्टी नहीं है ना, मिट्टी का ढेर ही बालू का स्तूप कहलाता है। जब मिट्टी ही नहीं होगी तो कैसे बालू का स्तूप बनेंगे। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बेसिकली क्या है, हम्माडा मरुस्थल है जो उस त्रिकोण में बन रहा है।
अर्ध की हम बात करें तो अर्ध मरुस्थल क्या होते हैं, ये रेतीले मरुस्थल होते हैं जहां रेत ही रेत होती है। जैसे आपने जब भी राजस्थान के मरुस्थलों की कल्पना की होगी तो एक ऐसा क्षेत्र कल्पना की होगी जहां पे मिट्टी मिट्टी उड़ रही है ना, बिल्कुल मिट्टी के बड़े बड़े ढेर हैं, तो उसे इर्ग मरुस्थल बोलते हैं, रेतीले मरुस्थल होते हैं। एक होता है रेग मरुस्थल जो इन दोनों का मिश्रण हो, कंकरीला मरुस्थल बोल सकते हैं, जहां थोड़ी मिट्टी भी हो लेकिन बहुत ज्यादा मिट्टी ना हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या मिट्टी है लेकिन बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं कि मिट्टी के जैसे हम कल्पना करते हैं ना रेगिस्तान में बड़े बड़े टीले, वैसे भी नहीं है। चट्टाने भी दिख रही है देखो आपको इधर उधर, और हल्की हल्की मिट्टी दिख रही है, तो ये क्या हो गया रेग मरुस्थल। तो रेग मरुस्थलों में क्या बनते हैं, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते हैं और इनके बनने के लिए वनस्पति का होना अनिवार्य होता है। आगे हम बात करें अगले प्रकार के मरुस्थल होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं, जैसे ये भी लहरनुमा होते हैं लेकिन इसमें जो पवनों की दिशा होती है वो इनके लंबवत होती है। वहां पे पवनों की दिशा क्या थी, इस तरीके से थी, और यहाँ पे पवनों की दिशा इस प्रकार से। दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस पवनों की दिशा का फर्क होता है। जैसे ये मरुस्थल है और इस मरुस्थल में अगर पवने इस प्रकार से चल रही हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून बोलेंगे। ये पवनों की दिशा के लंबवत बनते हैं, रेग प्रकार के मरुस्थलों में बनते हैं और सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, पाकिस्तान की सीमा के निकट जैसलमेर में। वो कहां मिल रहे थे, रामगढ़ में मिल रहे थे, और ये पाकिस्तान की सीमा से सटा जो जैसलमेर का क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हम बात करें तो ये लहरनुमा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कहां मिलते हैं, जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो और भी जगह मिलते हैं, सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलते हैं, पाकिस्तान की सीमा के निकट। आगे हम इसमें बात करें अगले प्रकार के मरुस्थल, ये अच्छा सर और सरोवर की बात भी यही कर लेते हैं। क्या होते हैं सर, सरोवर, खड़ीन, रण। देखो जो ये बालू का स्तूप होते हैं लहरनुमा, इनके बीच में कहीं पर अगर कोई निम्न भूमि है यानी गड्ढा टाइप बन गया है, क्योंकि मिट्टी कहीं से उड़ेगी तभी तो बालू का स्तूप बनेंगे, तो जहां से मिट्टी उड़ जाएगी वो क्षेत्र थोड़ा नीचा क्षेत्र हो जाएगा, निचला क्षेत्र हो जाएगा। तो रेगिस्तान में ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती। लगभग औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ 25 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है, लेकिन जैसलमेर में बात करें तो जैसलमेर में लगभग 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। मतलब वर्षा तो होती है, तो कभी कभी जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल इन गड्ढों में भर जाता है और एक अल्पकालिक झील जैसी बन जाती है, टेम्परेरी लेक, मतलब पानी भर गया तो झील जैसी बन गई। अब झील बन जाती है तो इस झील को अमेरिका में बोला जाता है प्लाया। इस प्रकार की झीलों को अमेरिका में बोलते हैं प्लाया, और राजस्थान में इनको बोला जाता है रण, ठीक है। क्या बोला जाता है, अल्पकालिक झीलों को रण बोला जाता है। इसी तरह की झीलें जो शेखावाटी में बनती हैं, तो शेखावाटी में इनको सर या सरोवर बोला जाता है, ठीक है। और ये खारी झीलें होती है क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्यों, क्योंकि जहां पे भी शुष्कता होगी वहां की मृदा क्षारीय होती है, और जहां पे भी बहुत ज्यादा जल की उपलब्धि होगी, बहुत ज्यादा नमी होगी, तो वहां की मिट्टी अम्लीय होती है। तो यहाँ पे शुष्कता है तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी क्षारीय है, लवणीय है। तो जब थोड़ा बहुत झील में पानी भर जाता है तो लवण ऊपर आके जम जाता है, तो ये जनरली कैसी होती है, खारी झीलें होती हैं। तो आप देखोगे इस पूरे क्षेत्र में मरुस्थलीय प्रदेश में ज्यादातर खारी झीलें हैं, लवणीय झीलें हैं। जब हम झीलें पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करें कि जब ये झील सूख जाती है, जनरली क्या करते थे, पहले पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे यहाँ पर 16वीं शताब्दी में जैसलमेर के क्षेत्र में, और ये क्या करते थे कि ये जो पानी भर गया इसको जो है किनारे बना लेते थे और इसको पानी को बांध के रख लेते थे, जिससे कि ये पानी ज्यादा इधर उधर खर्च ना हो, ठीक है। और वहां पे खेती कर लेते थे, तो खेती करके गेहूं चावल जैसी फसलें भी उगा लेते थे, तो खा पी लेते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो पानी नहीं है तो कहीं से तो पानी चाहिए, तो ये क्या करते थे, थोड़ा बहुत ये रण इनमें जो पानी भरा हुआ है इसको जो है जमा कर लेते थे। तो इसको जमा करने की जो ये पद्धति है ये कहलाती थी खड़ीन, ठीक है। और धीरे धीरे ये झीलें सूख जाती हैं क्योंकि अल्पकालिक झीलें, कुछ पानी रिसकर नीचे चला जाएगा, कुछ पानी उड़ जाएगा, तो ये झीलें सूख जाती हैं, तो इनके ऊपर जिप्सम की पपड़ी जम जाती है। किसकी, जिप्सम की, ठीक है, समझ गए। तो पूछा जाता है कि खड़ीन में किस की पपड़ी जमती है, जिप्सम की, क्योंकि आपको अभी हम खनिज पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जिप्सम की चट्टानें मिलती हैं, जिप्सम, चूना पत्थर, इसकी चट्टानें यहाँ पर मिलती है, तो जिप्सम की पपड़ी जम जाती है। और ये खड़ीन क्या है, बेसिकली पालीवाल ब्राह्मणों का परंपरागत जल स्रोत था, ठीक है। कहां पर थे ये, जैसलमेर में। पूछा जाता है कि खड़ीन कहाँ होते हैं,
जैसलमेर में होते हैं। किसने बनाए थे? पालीवाल ब्राह्मणों ने 16वीं शताब्दी में। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये समझ गए सर सरोवर क्या होता है, अल्पकालिक झील क्या होती है, इनको रण कहते हैं या जो है प्लाया कहते हैं यूएसए में। आगे हम बात करें रण, हमने पढ़ी है मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि में वर्षा का जल संग्रहित हो जाने से बनी अल्पकालिक झील क्या कहलाती है? रण कहलाती है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में अल्पकालिक झीलों के सूखने के पश्चात उसके ऊपर जमा पपड़ीनुमा स्थलाकृति खड़ीन कहलाती है। पालीवाल ब्राह्मणों का एक परंपरागत जल स्रोत था, कहां पे? जैसलमेर में। आगे हम बात करें मरुस्थलों के प्रकार, इसकी हमने चर्चा करी ही है ना। फिर हम बात करें बरखान, ये अगले प्रकार के बालू का स्तूप है। देखो बरखान कहाँ होंगे? बहुत ही मिट्टी वाले क्षेत्र में। आपको दिख रहा है बिल्कुल अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। इस तरीके से ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति होती है। और इसकी जो खास बात है, इसमें पवनों की दिशा होती है ये, यानी देखो ये अगर इसका हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव ढाल है। ये क्या बोलते हैं? इसको अवतल ढाल है। ठीक है, और ये जो ढाल है ये उत्तल ढाल है, या इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो अगर पवनों की दिशा कॉन्वेक्स टू कॉनकेव है, यानी कि उत्तल से अवतल की ओर है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अगर पवनों की दिशा इधर से इधर हो जाएगी, यानी अवतल से उत्तल हो जाएगी, तो इसे हम परवलयाकार बालू का स्तूप पैराबोलिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये पवनों की दिशा उभरे हुए धंसे भाग की ओर होती है, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स टू कॉनकेव होती है, या उत्तल से अवतल होती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में शेखावाटी में ये पाए जाते हैं और विशेषकर चूरू में। परवलयाकार में ज्यादातर शेखावाटी में पाए जाते हैं, लेकिन वो झुंझुनू में ज्यादा पाए जाते हैं, ये चूरू में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कहाँ मिलते हैं? सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन स्थानों पर ये मिलते हैं। और ये हमें कहाँ मिलेंगे? इर्ग प्रकार के मरुस्थलों में। भाई बहुत सारी मिट्टी होनी चाहिए तभी इस प्रकार के मरुस्थल बनेंगे। तो बहुत सारी मिट्टी हमें कहाँ मिलती है? बहुत सारी मिट्टी हमें मिलती है इर्ग प्रकार के मरुस्थलों में। क्लियर है? तो इसलिए ये हमें कहाँ मिलेंगे? इर्ग प्रकार के मरुस्थलों में मिलते हैं। आगे हम इसमें चर्चा करें, अगले है परवलयाकार बालू का स्तूप। तो जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल इसके जैसे दिखते हैं अर्धचंद्राकार, लेकिन यहाँ पे पवनों की दिशा क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, यानी कि अवतल से उत्तल हो जाएगी, या हम बोले कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उल्टी दिशा होगी, तो परवलयाकार बोलते हैं। समान दिखाई थे, लेकिन पवनों की दिशा बरखान के विपरीत होती है। और सर्वाधिक मात्रा में ये कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में, झुंझुनू में। और वो कहाँ मिल रहे थे? शेखावाटी में, चूरू में मिल रहे थे सर्वाधिक मात्रा में। फिर हम बात करें, इसका विस्तार पूरे रेतीले मैदान में है और ये मरुस्थल इर्ग प्रकार के मरुस्थलों में पाए जाते हैं। अगले जो मरुस्थल है उन्हें बोलते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा यानी स्टार शेप। ये होते क्या है? बेसिकली अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों के समूह होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे इसमें, मान लो ये 3 बालू का स्तूप है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीनों मिल गए है ना, 3 बरखान मिल गए, तो ये क्या बन जाएगा? स्टार जैसा बन गया, तारे जैसी आकृति बन गई, तो इनको तारा बालू का स्तूप कहते हैं, जैसे ये है ना। तो इस प्रकार से अब ये कैसे बन सकते हैं? तो भाई जहां पे पवनों की दिशा निश्चित नहीं हो, अगर किसी क्षेत्र में पवनों की दिशा निश्चित नहीं है, कभी पवन इधर से इधर चल रही है, कभी इधर से इधर चल रही है, कभी इधर से इधर चल रही है, तो क्या होगा? अलग अलग दिशाओं से बालू का स्तूप बनते हैं और मिल जाते हैं, तो वहां पे तारा बालू का स्तूप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों का समूह है, कोई अलग प्रकार के बालू का स्तूप नहीं है, बस उनका समूह है, ये समूह, ठीक है, ग्रुप है। जब पवनों की दिशा निश्चित नहीं होती तो इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अनिश्चित पवनों की दिशा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, तो तारा बालू का स्तूप बनते हैं। और ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलते हैं? मोहनगढ़ व पोखरण यानी जैसलमेर में और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में मिलते हैं। 2 जगह मिलते हैं ये, जैसलमेर के मोहनगढ़ में और पोखरण में। पोखरण नाम आपने सुना होगा, मूवी भी बन चुकी है अब तो। और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें नेटवर्क बालू का स्तूप। तो ये भी कुछ और नहीं होते, सिर्फ वही बालू का स्तूपों का समूह होते हैं। जैसे आप देखोगे, अगर ये अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप, देखो ये सीरीज है, चेन है ना, अगर एक क्रम से पाए जाएं, है ना, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अगर एक क्रम से पाए जाएं तो इनको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप बोलते हैं। तो ये क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों की श्रेणी है। ठीक है,
और ये भी इर्ग प्रकार के मरुस्थलों में मिलेंगे, ठीक। और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलते हैं, ये मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी हिसार, हिसार कहाँ है, हरियाणा चूरू की बॉर्डर पर ये मिलते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कहाँ मिलते हैं, तो हिसार से चूरू के बीच में, हरियाणा चूरू की बॉर्डर में, या मरुस्थलीय प्रदेशों के उत्तर पूर्वी भाग में ये पाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गए नेटवर्क बालू का स्तूप। तो राजस्थान में जनरली 6 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्लियर है। आगे हम बात करें, जो हमने देखा था उच्चावच के आधार पर, ये तो हमने पढ़ लिया। किसके आधार पर, ये था शुष्कता के आधार पर। शुष्कता के आधार पर हमने मरुस्थलों को किस कैटेगरी में बांटा था, एक तो शुष्क रेतीला मैदान, एक अर्धशुष्क रेतीला मैदान। अर्धशुष्क रेतीला मैदान अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम शुष्क रेतीले मैदान की चर्चा कर रहे हैं। शुष्क रेतीले मैदान में मैंने आपको बताया, एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। वहां पे क्या बनते हैं, बालू का स्तूप। और बालू का स्तूपों से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में लगभग 58.5% क्षेत्रफल आता है, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में 41.5% क्षेत्रफल आता है। फिर हम बात करें, अच्छा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की हम बात करें तो ये त्रिभुजाकार आकृति में है। कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये त्रिभुजाकार आकृति में है, जिसकी ये वाली सीमा लगती है पोखरण। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर, ठीक है। और ये लगती है फलौदी। फलौदी कहाँ है, जोधपुर, जो कि भारत का सबसे गर्म स्थान है। भारत का सर्वाधिक तापमान जहां रिकॉर्ड किया गया है वो है फलौदी, जोधपुर। और ये है बालोतरा, बाड़मेर, है ना, जहां के आगे लूणी खारी हो जाती है, लूणी नदी इसके आगे खारी हो जाती है, तो बालोतरा भी पूछा जाता है। राजस्थान में 2 ऐसी जगह हैं जो नदी के पेटे से नीचे स्थित हैं। एक तो ये बालोतरा बाड़मेर लूणी नदी के पेटे से नीचे मतलब मान लो नदी ये बह रही है, तो नदी क्या करती है, कटाव करती है। तो नदी के कटाव क्षेत्र से भी नीचे स्थित है, तो पानी थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया इस नदी में तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो एक तो ये बालोतरा है बाड़मेर में, जो लूणी नदी के पेटे से नीचे स्थित है, और एक है हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ में, जो कि किसके नीचे स्थित है, हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के नीचे स्थित है, घग्गर नदी के पेटे के नीचे स्थित है। तो राजस्थान में 2 जगह है नदी के पेटे से नीचे स्थित, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा ये बालोतरा बाड़मेर में। तो इन तीनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। लगभग 41.5% क्षेत्रफल इसके अंदर शुष्क रेतीले मैदान का आता है। और यही वो क्षेत्र है जहां पर क्या है, हम्माड़ा मरुस्थल है। ये बेसिकली क्या है, हम्माड़ा मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बालू ही नहीं है। बालू नहीं है तो यहाँ पे क्या है, जो है बालू नहीं, तो बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बालू क्यों नहीं है, बालू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे है चूना पत्थर और जिप्सम की चट्टानें। हमने देखा ना जिप्सम की पपड़ी जम जाती है जैसलमेर में, तो जैसलमेर में इस वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जिप्सम और चूना पत्थर पाया जाता है। अब जिप्सम और चूना पत्थर क्या है, हवा से अपरदित नहीं होता। अब यहाँ पे तो पवनें चलती हैं, तो यहाँ की चट्टानों को कौन काटता है, पवनें काटती हैं। लेकिन जिप्सम और चूना पत्थर पवन से अपरदित नहीं होते हैं, पवन के द्वारा नहीं कटती हैं चट्टानें। अगर हम बात करें, ये दोनों चट्टानें पानी में घुलनशील होती हैं। अब यहाँ पे इतनी वर्षा ही नहीं होती कि पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, पवनों के द्वारा अपर्दन नहीं हो पाया, और इस क्षेत्र का अपर्दन नहीं हो पाया। अपर्दन नहीं हुआ किसी चट्टान का तो मिट्टी नहीं बनी। मिट्टी क्या होती है, चट्टानों का चूरा, और चट्टानों का चूरा कब बनेगा, जब चट्टानें टूटेंगी। तो चट्टानें टूट ही नहीं रही हैं तो चूरा कहाँ से बनेगा, तो मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है तो बालू नहीं है, बालू नहीं है तो बालू का स्तूप नहीं है, ठीक है। तो हमने बात किया यहाँ पे जिप्सम और चूना पत्थर की चट्टान है। तो यहाँ पे जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत बारिश तो होती है मरुस्थल में। विश्व का एकमात्र अटाकामा मरुस्थल है चिली में, ठीक है। चिली के अंदर जो अटाकामा मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका में, वो ऐसा मरुस्थल है जिसके कुछ हिस्सों में आज तक कभी वर्षा नहीं हुई है, वरना विश्व के सभी मरुस्थलों में कभी ना कभी थोड़ी बहुत वर्षा तो होती है। तो जब भी यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो यहाँ पे चूना पत्थर और जिप्सम की चट्टानें हैं, पानी में घुलनशील है, तो जल्दी से पानी को अवशोषित कर लेती है और पानी जाके नीचे भूमिगत जल में जमा हो जाता है। तो भूमिगत जल पाया जाता है इसके नीचे, इस क्षेत्र के नीचे, जिसे हम लाठी सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज। और ये जो लाठी सीरीज है, इसके ऊपर उगती है सेवण घास, जो अभी हमने पढ़ा था ना, सेवण घास। तो सेवण घास इस लाठी सीरीज के ऊपर उगती है, काफी पौष्टिक घास होती है। इसको काट के, इसको जब काट लिया जाता है तो स्थानीय रूप से इसको बोलते हैं लीलोण। क्या बोला जाता है, लीलोण बोलते हैं जब इस घास को काट लिया जाता है, और उसको जो दुधारू पशु होते हैं उनको खिलाया जाता है, इससे उसके अंदर दूध की मात्रा बढ़ जाती है।
तो ये काफी पौष्टिक घास है, सेवन घास, लाठी सीरीज पे उगती है। जो गोडावण पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, और हम बात करें एंडेंजर्ड स्पीशीज है, संकटग्रस्त प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण, वो यहाँ पर अंडे देता है इस घास के अंदर, तो इसलिए इसे गोडावण की शरण स्थली या गोडावण की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी है, तो वो सेवन घास वाली लाठी सीरीज है। लाठी सीरीज को क्या बुलाता है? गोडावण की शरण स्थली या गोडावण की प्रजनन स्थली कहा जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे जो भूगर्भिक जल पट्टी है, इस क्षेत्र के नीचे, ये जो क्षेत्र है हमारा मरुस्थल का, इसके नीचे जो भूगर्भिक जल पट्टी है उसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं, भूगर्भिक जल पट्टी को। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़े इसमें। तो महान मरुभूमि, एक हमने देखा था कि उच्चावच के आधार पर इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। तो महान मरुभूमि कहाँ पाया जाता है? जिसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है उसका ही दूसरा नाम है महान मरुभूमि या रेतीला मैदान। एक शब्द इस्तेमाल किया था, थली। थली किसे कहते हैं? तो हम बात करें लूनी नदी के, तो लूनी नदी का जो उत्तरी भाग है उसे थली कहते हैं। बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग है ना, जैसे हमने बात की थी, जरा एक बार नक्शा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ गया नक्शा? ये रहा। ठीक है, इस नक्शे में हमने देखा था कि जो नागौर है, नागौरी उच्च भूमि, लूनी नदी अजमेर से निकलकर कुछ इस तरीके से बहती है। ठीक है, तो अजमेर से निकलकर बहती है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये मरुस्थली वाला बीकानेर चूरू का जो अधिकांश हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं? थली बोलते हैं। तो लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र, क्योंकि नागौर से यहाँ पे लूनी की एक प्रमुख सहायक नदी आती है जोजड़ी। जोजड़ी नदी नागौर के पोटुलू गांव से निकल के लूनी से मिलती है। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा, लूनी बेसिन के उत्तर का हिस्सा जो है मरुस्थल का, वो क्या कहलाता है? थली कहलाता है, बीकानेर चूरू का हिस्सा। क्लियर है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि थली किसे कहते हैं। फिर आगे हम इसमें बात करें, ठीक है, बीकानेर चूरू का अधिकांश भाग, इसके अलावा हनुमानगढ़ गंगानगर का भी कुछ कुछ भाग क्या कहलाता है? थली कहलाता है। इसे उत्तरी मरुभूमि भी कहते हैं। तो थली पूछ लिया जाता है, कहाँ आता है। फिर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। जिप्सम चूना पत्थर की चट्टाने हैं, हमारा प्रकार का मरुस्थल है और बालू का स्तूपों का यहाँ पर अभाव है। और यहाँ पर इसका विस्तार कहाँ पर है? जैसलमेर में पोकरण, जोधपुर में फलौदी और बाड़मेर में हमने पढ़ा था बालोतरा। उल्टे त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ है। भूगर्भिक जल पट्टी का निर्माण होता है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं और इस पर सेवन घास मिलती है। गोडावण की शरण स्थली या गोडावण की प्रजनन स्थली इसे कहा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। इसका कटा हुआ रूप क्या कहलाता है? लीलोण कहलाता है। पौष्टिक घास होती है, दुधारू पशुओं को खिलाई जाती है। इसके अलावा जैसलमेर में ही जो ये लाठी सीरीज है, यहाँ पे है चंदन गांव में चंदन नलकूप। एक चंदन गांव है जैसलमेर में, इसमें चंदन नलकूप स्थित है जिसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। थार का घड़ा कहा जाता है। पूछा जाता है थार का घड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को कहा जाता है। लाठी सीरीज के अंदर जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में भूगर्भिक जल पट्टी है, पानी है, तो उस पानी को निकाल लिया जाता है और पानी को निकाल के जो है यहाँ पर चंदन नलकूप बना हुआ है और इसे थार का घड़ा कहते हैं। मीठा पानी निकलता है यहाँ पे चंदन गांव में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ शुष्क रेतीला मैदान आपको समझ में आएगा। अर्ध शुष्क जो रेतीला मैदान है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें जरूर से, और हाँ बेल आइकन दबा के रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आपके कोई फीडबैक है, अच्छी लग रही है क्लासेस तो बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी सजेशन दे सकते हैं। कुछ एक सजेशंस कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, हम सीरियसली हम उन पर काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन जो चीजें जिस प्रकार से हो पा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम बहुत ज्यादा लाइव क्लासेस भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड ही डाल पा रहे हैं। उसकी कुछ वजह है, धीरे धीरे चीजों को सिस्टमैटिक कर रहे हैं और भी चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे राजस्थान के जितने भी एग्जाम है तो राजस्थान ज्योग्राफी ज्यादा आती है, इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी पहले शुरू की है। धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा एक बड़ा ग्रुप होता जाएगा तो हम भी उतनी बड़ी टीम बना पाएंगे। जैसे कि अभी तो आपके सामने सिर्फ मैं ही खड़ी हूँ, कैमरा फेसिंग मैं ही हूँ पीएस कॉर्नर पे, लेकिन जैसे जैसे ये टीम बढ़ेगी तो और
सब्जेक्ट्स के टीचर भी आपके सामने लाए जाएंगे। बैक में तो काफी टीम काम कर रही है, लेकिन फ्रंट में भी फिर आपके सामने और टीम होगी। तो इसके लिए आपको बस चैनल इसको शेयर करना है वीडियोस को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।